आंसर सबके आ गए हैं। 7:30 बजे के आसपास मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब तक के जितने आंसर आए सबको शामिल कर लिया गया। इसके बाद आएंगे शायद मुश्किल हो जाएगा शामिल करना। दूसरी बात, अब क्वेश्चन में थोड़ा कठिन दूंगा, और जो लोग आंसर ढूंढ लोगे वो लोग समझ लेना कि अपने आप को बहुत ताकतवर समझ बना रहे हो धीरे धीरे, मतलब अपने आप को बहुत मजबूत बना रहे हो। धीरे धीरे आपका दिमाग इतना विकसित हो जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए एकदम सरल बन जाएंगे। और जो लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो वो कम से कम आंसर देख के सीख तो लो कि क्या आंसर होगा, क्योंकि अब जो कठिन क्वेश्चन बनेंगे उनके आंसर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर उनका आंसर खोजेंगे तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी, प्लस आपको और भी जानकारी यहाँ से दे दी जाएगी, तो आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हर चीज़ से सीखना चाहिए। आ रहा है तब भी सीखना चाहिए, नहीं आ रहा है जो बताया जा रहा है उससे सीखना चाहिए। और जो मैंने बताया कि पतली सी कॉपी का नोट्स बना लीजिए, उसके ऊपर लिखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और उसमें जो यहाँ जानकारी दी जाए उसको उसमें लिखते जाइएगा। आपको हर पेपर में काम देगा। ठीक है, कभी पीसीएस का भी एग्जाम दोगे तब भी यहाँ की बहुत सारी चीज़ें काम देने वाली हैं। ठीक है, प्लस इस पे जो बच्चे आंसर लिखते हैं, देखते हो कितना अच्छा अच्छा आंसर लिखते हैं, उनका आंसर एनालिसिस भी देखा करो, लिखने का तरीका पता चलेगा कितना बेस्ट लिखते हैं बच्चे। ठीक है, एकदम से छोड़ मत दिया करो, कुछ लोगों का आंसर भी चेक कर लिया करो, देखो कैसा लिखते हैं। आप नहीं लिख पाते तो वो लोग कैसा लिखते हैं, कम से कम इतनी तो जानकारी होगी, भविष्य में लिखना तो आ जाएगा। कभी आप अगर समीक्षा अधिकारी भी निकाल लोगे तो वहाँ भी मेंस लिखना पड़ता है। और जिस हिसाब से कंपटीशन टफ होता जा रहा है, मुझे डर लग रहा है कि कभी ग्रुप डी में भी मेंस ना लिखवाने लगे। नहीं तो क्या करोगे आप लोग, एकदम से लिखना नहीं आएगा तो क्या करोगे, कभी ग्रुप डी के एग्जाम में भी मेंस लिखवाने लगे तब क्या करोगे। इसलिए कुछ ना कुछ लिखना जरूर आना चाहिए। एकदम से हाथ बांध करके मत बैठ जाओ कि नहीं मुझे लिखना नहीं सीखना है, मैं ग्रुप डी की तैयारी ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचा करो। कहीं भी लिखना आ गया तब क्या करोगे, कुछ भी लिखना आ गया, पत्र लिखने को बोल दिया गया तब क्या करोगे, आपके सीनियर ने कहा ये लिखिए तो क्या करोगे। कुछ तो जानकारी होनी चाहिए ना। कभी आपको कोई आपके घर का कोई छोटा सा बच्चा भी बोल देगा मुझे आज स्कूल से ये काम मिला है, मुझे लिखना है, इस पर 2 शब्द बता दीजिए, तो आपने कभी अपने को अंदाजा नहीं कि आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, तो आप कैसे बताओगे। ठीक है, एकदम से हाथ मत बांधिए। ठीक है, कोशिश करिए, कोशिश करते रहेंगे धीरे धीरे आने लगेगा। और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, कितनी बार मैंने आपको बताया है। जो बच्चे अक्सर बहुत मेहनत करते हैं ना, वो अक्सर रात रात भर जागते रहते हैं। और उनके लिए एक बात है कि मेरी रातें अक्सर मुझे सुलाना भूल जाती हैं। क्यों, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को निगाह में रखे कि इतना जगते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, अपने को तैयार करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार जॉब मिल जाए। जो आप अगर अच्छे शिक्षित समझदार बन जाओ ना, समाज में आपका एक ओहदा अपने आप ही उठ जाता है, लोगों की निगाह में आपकी इज्जत अपने आप ही बढ़ जाती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सबको जॉब मिले, लेकिन अगर आप समझदार हो ना तो लोगों के नज़र में आपके लिए सम्मान बढ़ जाता है। ठीक है, आप दूसरों को शिक्षा भी दे सकते हो, लेकिन उस लायक बनो तो इसके लिए मेहनत किया करो। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन का एनालिसिस करवाते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, और इसका आंसर केवल एक नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पूछा था बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कोई एक समानता, एक सॉरी समानता नहीं असमानता। तो मैंने आपको अगर अगर मुझसे क्लास की होगी तो मैंने तो आपको बताया होगा कि बहुत सारी समानताएं, लेकिन असमानता मैंने नहीं बताया था। ये आपके कॉमन सेंस पे था, आप असमानता खुद से ढूंढते। देखिए, जैसे समानताएं आपने अगर पढ़ा होगा तो बहुत सारी हैं, तो ऐसे असमानताएं भी दोनों में बहुत है। कौन सी ऐसी चीज़ें जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों अलग अलग है। सिंपल बात, अगर दोनों धर्म अलग अलग है तो बहुत सारी असमानताएं अलग होगी। एक सिंपल सी बात है, पहली असमानता ये है, मैंने ये क्या बताया, एक असमानता नहीं है, बहुत सारी है। पहली असमानता ये है कि जैन धर्म के प्रवर्तक कोई और था, महावीर स्वामी या ऋषभ देव थे जो शुरू में थे, और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, अगर यहाँ समानता ढूंढते दोनों क्षत्रिय थे ना, लेकिन असमानता में दोनों अलग अलग थे, दोनों के माँ बाप अलग अलग थे, दोनों का स्थान अलग अलग था। बहुत सारी असमानताएं, लेकिन वो कॉमन असमानताएं थोड़ा और मेन देखें तो आप लोगों ने जो लिखे हैं अच्छे लिखे हैं, अभी मैं दिखाता हूँ। लेकिन अगर हम लोग देखना चाहें तो पहली बात तो अगर असमानता देखें तो जैन धर्म अधिक अहिंसा पे बल देता है कि चींटी भी नहीं मरनी चाहिए आपसे, जबकि बौद्ध धर्म ऐसा नहीं करता। जरूर बौद्ध धर्म कहता है अधिक अहिंसा नहीं, आप ज़रूरत पड़ने पर बहुत ज़रूरी हो तो आप हिंसा कर सकते हो। हिंसा करने का मतलब बहुत ज़रूरी हो तो। लेकिन अगर बौद्ध धर्म देखो, दोनों अहिंसा को मानते, इतना तो पक्का है, दोनों अहिंसा को मानते, ये एकदम सही है। लेकिन अगर दोनों में समानता असमानता की बात करें तो जैन धर्म कट्टर अहिंसात्मक है और बौद्ध धर्म कट्टरता नहीं है उसमें। ठीक है, क्लियर है ना। दूसरी बात, जैन धर्म में निर्वाण शरीर त्याग करने के बाद मिलेगा। निर्वाण जो आपको मिलता है, जो लोग ये चाहते हैं कि आप परम ब्रह्म को प्राप्त हो गए या फिर आपको परम ज्ञान प्राप्ति हो गया है, वो कब मिलता है जैन धर्म में, शरीर त्याग करने के बाद। संलेखना भी शरीर त्याग करते हैं, जानते होगा आप। और जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण शरीर त्यागने से पहले भी मिल सकता है। ठीक है, बौद्ध धर्म वाले ये मानते हैं कि
आप इतना ज़्यादा योग करो कि आपके अंदर संपूर्ण ज्ञान आ जाए, तो आपको शरीर त्यागने से पहले भी निर्वाण मिल सकता है, ठीक है। और अगर एक और पता करना चाहें तो जैन धर्म कठोर मार्ग अपनाता है। आपको मैंने ये बताया होगा कि जैन धर्म बहुत कठोरता अपनाता है, जबकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म बहुत कठोरता अपनाता है, जबकि बौद्ध धर्म क्या करता है, मध्यम मार्ग अपनाता है, ना बहुत कठोर ना बहुत सरल। हमने इसको बताया था कि एक बार गौतम बुद्ध तपस्या में लीन थे, तो कुछ महिलाएं वहाँ से गुजर रही थीं और गौतम बुद्ध के सूखे हुए शरीर को और एकदम पिचक गए समझ, जो आदमी एकदम बीमार हो जाता है, बहुत दिन खाता पीता नहीं, पिचक जाता है, एकदम एकदम दुबले पतले हो गए थे। तो महिलाएं ने उनको, वहाँ पर जो महिलाएं गुजर रही थी, उन्होंने कमेंट किया कि धनुष धनुष देखिए, वो धनुष में दिखाऊं, अगर बना लूं, ऐसे होता है धनुष, एक मिनट, देखिए ऐसी होती है धनुष ना। तो उन्होंने, महिलाओं ने कहा कि ये धनुष की जो ये प्रत्यंचा है, ये इसे प्रत्यंचा बोलते हैं या डोरी, बोले कि धनुष की प्रत्यंचा इतनी ढीली भी नहीं होनी चाहिए कि तीर ही आगे ना जाए, और इतनी टाइट भी नहीं होनी चाहिए कि खींचते ही धनुष टूट जाए, ठीक है। तो उनको समझ में आया है कि मतलब वो कहना चाहते हैं कि एकदम से ऐसा ना हो कि पीना बंद कर दे, मर ही जाए, कुछ तो खा सकते हैं। तो इसीलिए बौद्ध धर्म क्या अपनाता है, मध्यम मार्ग, जबकि जैन धर्म कठोरता अपनाता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर एक बात और करें तो मूर्ति पूजा तो दोनों में था, लेकिन महावीर स्वामी की नंगी मूर्ति पूजी जाती थी, और जबकि गौतम बुद्ध की वैसे मूर्ति पूजी जाती थी ना, साधारण रूप में बैठे हुए मूर्ति पूजी जाती थी। तो कई असमानताएं थी, आप लोगों ने बहुत सारी असमानताएं लिखी, उसको भी देखते हैं। तो चलिए, पहला आंसर आपको मिल गया, मैंने कई असमानताएं बताई, काफ़ी डिटेल बता दिया, आपके काम आएगा ये, इसको याद रखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन था, त्रिपक्षी संघर्ष में कौन हिस्सा लिया था और कौन जीता था, ये क्वेश्चन था। तो एक बात बता दें आपको, त्रिपक्षी संघर्ष जो हुआ था, मैंने कुछ और भी पूछा था कि किसके लिए हुआ था, किस क्षेत्र के लिए हुआ था, तो उस क्षेत्र का नाम है कन्नौज। बहुत सारे लोगों ने शायद कन्नौज ऑप्शन में कन्नौज नहीं लिखा है। जो भी पूछा जाए सब आंसर बताया करो आप लोग, अगर नहीं बताओगे तो कैसे आप अच्छे आंसर के लेखक बन पाओगे ना, और इससे आपकी कमी पता चलेगी, और क्या होगा का आंसर आपका कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने नहीं लिखा आंसर, तो मैंने ये भी पूछा था, ध्यान से आपने क्वेश्चन सुना नहीं, मैंने पूछा था कि किसके लिए हुआ था संघर्ष, कौन कौन शामिल थे, तो आपको पता हो, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, तीन शासक जुटे थे इस युद्ध में। कन्नौज के लिए हो रहा था, कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, और जीता किसने था, तो लास्ट में प्रतिहारों ने जीता था। मैं आपको इसको दिखाता हूँ चित्र में। यहाँ पर देखें, प्रतिहार वंश के थे नागभट्ट या फिर वत्सराज, और राष्ट्रकूट वंश थे ध्रुव और गोविंदा भी थे, और पाल वंश थे आयुध और धर्मपाल, इंद्रायुध, चक्रायुध, ये लोग थे, ठीक है। लगभग 175 वर्ष चला था, ऐसा नहीं कि बस एक ही दिन में फैसला आ गया, तो कई राजा लड़े होंगे। परिणाम क्या निकला, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसलिए ध्यान से बता रहा हूँ। इसमें परिणाम ये निकला, प्रतिहार राजपूत जो है, प्रतिहारों द्वारा, राजपूत द्वारा कन्नौज पर कब्जा कर लिया गया। अंतिम रूप से कौन जीत रहे थे, प्रतिहार जीत रहे थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये भारत का मैप देख रहे हैं, इधर बंगाल खाड़ी, इधर अरब सागर, ये गुजरात वाला हिस्सा है। तो गुजरात वाले हिस्से में ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये है गुर्जर प्रतिहारों का, और ये वाला हिस्सा जो थोड़ा और काला है, ये वाला हिस्सा देखो, ये राष्ट्रकूटों का है, और इधर वाला हिस्सा, ये जो इधर से आया हुआ है, ये वाला पूरा पाल वंश है। मतलब बंगाल में पाल वंश थे, पश्चिम में गुजरात की तरफ गुर्जर प्रतिहार थे, और नीचे दक्षिण की तरफ कौन थे, राष्ट्रकूट थे, और तीनों यहाँ लड़ रहे थे। ये है कन्नौज, ठीक है। लड़ाई किसके लिए हो रही थी, कन्नौज के लिए हो रही थी। तो ये राष्ट्र गुर्जर प्रतिहारों की भी सीमा आके यहाँ टकराती थी, पालों की भी सीमा आके टकराती थी, और ये राष्ट्रकूट भी जाके लड़ते थे। तो किसके लिए लड़ रहे थे, कन्नौज के लिए। और कौन जीता अंतिम में, तो ये प्रतिहार शासक अंतिम में जीत जाते हैं। तो याद रहेगा आपको ना, ध्यान रखना। तो मैंने आपसे पूछा था त्रिपक्षी संघर्ष किसके बीच हुआ था, सबसे पहले आंसर होगा कन्नौज के बीच हुआ था। कौन कौन थे, तो आपको ये भी बता दिया कि पाल थे, गुर्जर प्रतिहार थे, और राष्ट्रकूट थे। जीता कौन, तो अंतिम में प्रतिहार जीतते हैं, ठीक है। और लगभग 175 साल ये युद्ध चला था, मतलब कई राजा बदलते रहे थे उस टाइम। याद रहेगा ना, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है पेपर में, इसको याद रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा इसका। अगला क्वेश्चन था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, और कोई किसी एक जो समझौता हुआ था उसमें किसी एक का, इस एक के बारे में बताना था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ भी आंसर ठीक से नहीं दिया है। आप लोग क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं दे तो आपकी कमजोरी यहीं दिखने लगती है, ध्यान रखा करें। और क्वेश्चन आगे और कठिन हो गए तो थोड़ा सा बर्दाश्त करके अच्छे से आंसर लिखिएगा, और ना भी आए तो हम तो बताएंगे ही ना, आपकी जानकारी बढ़ेगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो आपको पता होगा 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो इसके लिए नमक कानून तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी ने चलाया था। याद होगा, दांडी मार्च हुआ था, याद है ना। तो जब ये चलाए थे तो इरविन जो है परेशान थे गांधी जी से, तो वो गांधी से समझौता करना चाहते थे कि आप ये आंदोलन बंद करिए और चलिए गोलमेज सम्मेलन लंदन में हो रहा है, वहाँ हिस्सा लीजिए। तो 1931
30 में हुआ, 31 में हुआ, 32 में हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, पहला 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में ना, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। तो उसके लिए इनको मनाना था। तो गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। कुछ और कारण थे, बड़ी लंबी कहानी है, इतिहास में पढ़िएगा इसको। केवल ये जानिए गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसमें कब हुआ था और ये इसमें हुआ क्या था वो मैं बताता हूँ। गांधी इरविन के बीच कुछ समझौता हुआ था। उस समय अंग्रेज़ों ने बहुत सारे भारतीयों को गिरफ्तार कर रखा था। उसमें हमारे ये थे भगत सिंह थे, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा था कि क्रांतिकारियों को छोड़ दीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ एक लिस्ट। अब देखिए आप लोगों ने बहुत सारे आंसर दिए, मैं यहाँ थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन में समझ गई थी कि बिना कांग्रेस के सहयोग से पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस हिस्सा नहीं लेती। अगर आप पढ़ोगे इतिहास तो पता होगा, ठीक है। बुलाया गया था कांग्रेस को, कांग्रेस गए नहीं थे। दूसरी बार में गए थे, वो भी कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे, जानते होगे आप। तो ब्रिटिश सरकार ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में समझ गई थी कि बिना कांग्रेस के सहयोग से कोई फैसला संभव नहीं है। वायसराय लॉर्ड इरविन के एवं महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931। तो ये डेट भी बताना था आपको, मैंने पूछा था कब हुआ था और क्या हुआ था इसमें। गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया। तो जो समझौता हुआ था उसमें बहुत सारी बातें रखी गई थी, किसी एक बात को आपको उत्तर में लिखना था। तो देखिए इसमें क्या क्या बातें थी। गांधी जी ने क्या क्या शर्त दिया था, हिंसा आरोपियों को छोड़कर शेष आरोपियों को हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। अब ऐसा गांधी जी ने लिख कर बोल दिया। तो उसमें हिंसा में उन्होंने गिरफ्तार किया था इनको, भगत सिंह को, और भगत सिंह को उन लोगों ने नहीं छोड़ा और भगत सिंह को फांसी पे लटका दिया। जब उन्होंने भगत सिंह को नहीं छोड़ा तो महात्मा गांधी बोले नहीं कि आप भगत सिंह को क्यों नहीं छोड़ रहे हो। अगर वो महात्मा गांधी उस टाइम बोले होते भगत सिंह को भी छोड़ दीजिए, शायद वो लोग छोड़ देते, क्योंकि समझौता हो रहा था। और महात्मा गांधी नहीं बोले भगत सिंह को छोड़ने के लिए, और अंग्रेज क्या किए, भगत सिंह को फांसी पर लटका दिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि महात्मा गांधी की वजह से भगत सिंह की मौत हो गई। दूसरा उन्होंने कहा था कि भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। नमक कानून तोड़े थे, जानते हो। दूसरा ये भी कंडीशन था कि भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। तीसरा बोला था कि भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। मतलब जहाँ जहाँ शराब है, जहाँ जहाँ विदेशी कपड़े बिकते हैं, वहाँ हम आंदोलन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, ताकि ना बिकें वो। गांधी जी ने आंदोलन के दौरान बहुत लोगों को कहा था कि आप सरकारी पदों से त्यागपत्र दे दीजिए। बहुत लोगों ने त्यागपत्र दे दिया। तो वो ये बोले हैं कि आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वाले को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाए। तो ये समझौता ये था। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति, जब आंदोलन हो रहा था तो अंग्रेज ने बहुत सारी भारतीयों की संपत्ति जब्त कर ली थी, उनको वापस की जाए। तो सारी शर्तें अंग्रेजों ने, इरविन ने मान लिया, लेकिन उसने कुछ अपनी शर्तें रखी, उसको देख लेते हैं। पहला क्या था, गांधी जी ने कौन सी शर्तें स्वीकार की, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया उन्होंने। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया उन्होंने। कांग्रेस ब्रिटिश के सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, किया उन्होंने, सही है। तो बहुत सारी अपनी बातें भी उसने मनवाया था। तो इतना सारा था, आप किसी एक को बता देते तब भी आपका आंसर सही हो जाता। देखते हैं क्या क्या बताए हो आप। ये तो थे तीनों क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं आप लोगों ने क्या आंसर लिखा है। थोड़ा आंसर जरूर देखा करें ताकि आपको पता चल सके बच्चे कैसा लिखते हैं और आप कैसा लिख सकते हो। आइए पहला आंसर राज का देखते हैं। इन्होंने कहा कि जैन धर्म अनंत चतुष्ट साधवाद को मानता है, जबकि बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग को मानता है। हाँ, ये भी विशेषताएं हैं, ये भी अलग है। और क्षणभंगवाद को मानता है, और नैरात्मकवाद प्रतीतम समुत्पाद सिद्धांत को मानता है। बड़े खतरनाक शब्द यूज किए भाई आप, ठीक है, सही है आपका। लेकिन यहाँ आपने नहीं बताया कि ये कौन किसको। बौद्ध धर्म इन सबको मानता है, ठीक है, जैन धर्म इनको मानता है, ठीक है, अलग अलग है, सही है। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है कि राष्ट्रकूट, उस समय जो मैंने पूछा दूसरे का आंसर, उन्होंने कहा कि राष्ट्रकूट से ध्रुव थे, पालवन से धर्मपाल थे, प्रतिहार से वत्सराज थे, और जीता किसने, ध्रुव ने। ध्रुव जीतने का मतलब राष्ट्रकूटों ने जीता, नहीं तो हमने बताया कि कई शासक लगभग 175 वर्ष तक शासन चला ना, 175 वर्ष तक युद्ध चला, तो अंतिम रूप से प्रतिहार जीते ना। तो आपने यहाँ थोड़ा गड़बड़ी कर दिया। ध्यान रखिए, मैंने पूछा था जीता कौन, तो जब तक युद्ध चला है अंतिम रूप से कौन जीता है उसको बताना था आपको। तीसरा का आंसर आपने अच्छा दिया है कि इसने दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इसे हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी को राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दीजिए। जो पहला ही माना मैंने आपको दिखाया था वही है। तो ये आंसर बेस्ट है, और पहला भी आंसर बेस्ट है। दूसरे में कुछ गड़बड़ी लग रही है आपके। रोहित जी ने आंसर दिया है जैन धर्म कठोरता को मानता है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग को मानता है। बेस्ट आंसर है, सही है। दूसरा का आंसर इन्होंने बताया गुर्जर प्रतिहार गुजरात में थे, पाल बंगाल में थे, राष्ट्रकूट दक्षिण में थे भारत में। ये आप तो केवल बता रहे हो कहाँ कहाँ कौन थे ना। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, कहाँ किसके लिए हुआ था और जीता कौन था। मेन आंसर आप नहीं दिए हुए, आंसर बेस्ट नहीं माना जाएगा। अगला आंसर दिया 5 मार्च 1931 को मध्य एक समझौता हुआ था। इसे क्या लिखे हो, हाँ, इसमें इन्होंने कहा था कि नमक बनाने की अनुमति देनी चाहिए। तो हाँ, ये आंसर आपका सही है। ये क्या सर, मैं पहली बार इंग्लिश में लिख रही हूँ इसलिए गलती हो गई।
हो गई हो तो माफ़ करना, कल से हिंदी में लिखो। हाँ ठीक है, हिंदी में लिखिएगा, लेकिन हमें लगा कि ये रोहित के नाम से रोहित लिखते हैं। आप कौन हो, अपना नाम लास्ट में कल जरूर लिखिएगा। हाँ, ये आंसर देखिए, कुसुम पटेल ने लिखा है, गांधी इरविन समझौता इतने को हुआ था और इसमें उन्होंने कहा था कि सविनय आंदोलन हम तभी स्थगित करेंगे जब आप राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दोगे। तो ये पूरा जो इतना लिखा है इन्होंने, उसका मतलब यही है, तो ये आंसर सही है आपका। दूसरा आंसर, जैन धर्म का प्रचार केवल भारत में हुआ, ऐसा नहीं हुआ जैन धर्म का प्रचार केवल भारत में, ऐसा ना बोलिए आप। और बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में हुआ, ये पूरी तरह से सही नहीं है। जैन धर्म का प्रचार भी अगल बगल हुआ है, म्यांमार में भी हुआ है। आप इधर नेपाल चले जाओ, वहाँ भी जैन साधु मिल जाएंगे। ये आंसर बेस्ट नहीं है, ध्यान रखा करें कुछ समझो शायद। और आप पहले बार लिख रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से लिखा करिए, ठीक है। आगे आगे के आंसरों में सुधार रखिएगा। तीसरा का आंसर आपका बेस्ट है कि तीन, इसमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासक शामिल थे और इसमें प्रतिहार जीते थे, तो सही है आंसर। तीसरा बेस्ट आंसर आपका। ये इन्होंने जो बताया ये ज़्यादा, ये अच्छा लग रहा है तर्क इनका। जैन धर्म का प्रचार मुख्यतः वैश्य जात में हुआ है, जबकि बौद्ध धर्म जनसाधारण का धर्म बन गया था। ठीक है, लेकिन जैन धर्म भी जनसाधारण में था, लेकिन मुख्यतः बौद्ध धर्म ज़्यादा था, तो ये असमानता सही है। गुर्जर प्रतिहार वंश वत्सराज, और मतलब अच्छा दूसरे का आंसर है, गुर्जर प्रतिहार वंश था जिसका वत्सराज था, और वही जीता भी था, यहाँ विजय लिखा है इन्होंने। और दूसरा राष्ट्रकूट और तीसरा धर्मपाल, तो बेस्ट आंसर है। देखो कितना शॉर्ट में इन्होंने लिख दिया, अच्छा लिखा है इन्होंने। लेकिन एक बात इन्होंने नहीं बताया कि मैंने ये भी पूछा था किस क्षेत्र के लिए हुआ था लड़ाई, कन्नौज इन्होंने नहीं बताया, कन्नौज कोई नहीं बताया है। तीसरे का आंसर अच्छा है, 5 मार्च 1931 को जो समझौता हुआ था उसमें गांधी जी ने मांग की थी कि हिंसा को आरोपियों को छोड़कर शेष सभी को रिहा कर दिया जाए। और उन्होंने क्या मांग की थी कि सभी ने गंद आंदोलन बंद कर दिया जाए। सही है, बेस्ट आंसर है तीसरा। और दूसरा भी सही है, लेकिन उसमें कुछ कमी है, कन्नौज का नाम नहीं बताया, पीछे भी किसी का आंसर था उसमें भी नाम नहीं बताया गया है। अगला आंसर सेजल का है कि बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता परंतु जैन धर्म आत्मा को मानता है। ये असमानता गड़बड़ लग रही है, दोनों आत्मा को मानते हैं लेकिन ईश्वर को कोई नहीं मानता है। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको मैं चेक करूंगा जरूर। और दूसरे का आंसर इन्होंने दिया, गुर्जर प्रतिहार वंश वत्सराज विजय हुआ था, सही है। और इसमें पाल शासक भी थे, राष्ट्रकूट थे, विजय किसको मिला है, गुर्जर प्रतिहारों को। दूसरा आंसर सही है आपका, लेकिन आपने भी नहीं बताया कन्नौज के लिए हुआ था लड़ाई। आपने भी एक विशेषता बताया कि भारतीयों को शराब विदेशी कपड़ों के सामने धरना देने की अनुमति दी जाए, तो सही है, आंसर बेस्ट है, ये सही है। ये जो आंसर आया है अशोक का 75-70 का, जो भी हो, जो भी अगर जैसे कोई दूसरे के ईमेल आईडी से, देखो जो लोग अगर दूसरे के ईमेल आईडी से अपना आंसर लिखते हो तो लास्ट में अपना नाम लिख दिया करो ताकि मुझे पता चले किसका आंसर है वास्तव में, ये ना, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि बौद्ध धर्म के लोग हिंसावादी हिंसावादी और अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म के लोग हिंसावादी कहाँ थे, क्या कर रहे हो। अहिंसा दोनों मानते थे, बस थोड़ा सा किसी में कट्टरता थी तो किसी में कट्टरता नहीं थी, ध्यान रखो, ऐसा मत लिखा करो हिंसावादी थे। और हाँ ये सही है, अष्टांगिक मार्ग को अपनाते थे, जबकि जैन धर्म के लोग अहिंसावादी और संलेखना विधि को अपनाते, ये सही है। लेकिन ये पूरा लिखना गलत है, अहिंसा ही तो अपनाया था अशोक ने, जो छोड़ दिया तो लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया था, ऐसा मत लिखो आप। कहीं पर आपको लिखा मिला होगा ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म जैन धर्म की तुलना में थोड़ा सा हिंसावादी था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंसावादी था, ठीक है। दूसरे का आंसर देखते हैं इनका। दूसरे का आंसर इनका अच्छा है, अगर आप लिख रहे थे हिंसावादी तो आप लिख दिए होते कि जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म में हिंसा थी, तो ऐसे लिखते ज़्यादा सही था। हाँ, ये दूसरे का आंसर है कि त्रिपक्षी संघर्ष में कौन कौन थे, तो पाल वंश था, प्रतिहार वंश था, राष्ट्रकूट वंश था, जिसमें कि प्रतिहार जीते थे, सही है, दूसरा आंसर बेस्ट है आपका। तीसरे का आंसर है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसमें दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और गांधी इरविन समझौते के, एक मिनट, हस्ताक्षरित होने पर तेज बहादुर सप्रू का योगदान है, ये विशेषता नहीं है। मैंने पूछा था कि जो समझौता होता है उसमें जितनी समझौता होता है किसी एक के बारे में बताइए ना, ये आंसर पूरा बेस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। गड़बड़ी मिल रही है अभी, आप पिछले में भी थोड़ा सा गड़बड़ी था, इसमें भी गड़बड़ी है थोड़ा सा। इनका देखें, इनका आंसर गंगा चैनल वाले का देखें, थोड़ा सा इनका आंसर थोड़ा ठीक ठाक दिखता है, तो देखते हैं। जैन धर्म में गृहस्थ पुरुष और स्त्रियाँ निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती थी, जबकि बौद्ध धर्म में यह संभव था। जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा अहिंसा पर विशेष बल देता था, कौन, जैन धर्म। हाँ ये देखो, इन्होंने वही चीज़ मैं जो बता रहा था, इन्होंने यही बताया है। अगर आप कंपेयर करके बोल दो तो ज़्यादा सही है कि जो जैन धर्म है बौद्ध धर्म की अपेक्षा अहिंसा पर विशेष बल देता था, ये ज़्यादा सही है ना। यही चीज़ तो मैंने पीछे वाली भी वीडियो, पिछले जो अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था उसमें भी यही बताया था। त्रिपक्षी संघर्ष में पाल वंश, धर्मपाल, प्रतिहार वंश, वत्सराज और विजयी भी हुए थे, यहाँ लिखा है। और राष्ट्रकूट ध्रुव थे। पाल प्रतिहार बनारस से लेकर दक्षिण भारत तक के क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए आपस में टकरा रहे थे, वही दूसरी ओर मालवा गुजरात के नियंत्रण के लिए प्रतिहार के लिए आपस टकरा रहे थे। इतनी बड़ी कहानी बता दी है। मेन लड़ाई किसके लिए हो रही थी नहीं बताया, मेन लड़ाई कन्नौज के लिए हो रही थी, ठीक है। ये इतना अच्छा आंसर नहीं माना जाएगा, जिसके बारे में पूछा जाए वही बताइए ना, और क्या, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं उनको ना बताएं आप, ठीक है।
अगला आंसर आपका अच्छा है। 5/1931 को 5/5/1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता होता है। इसमें बोला कि भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाता है। हाँ, ये आंसर बेस्ट है आपका। आदेश जी का आंसर देखते हैं, अच्छा लिखते हैं ये भी। बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता, जबकि जैन धर्म इसकी प्रधानता थी। ये आत्मा तो मानता था, इसको मुझे देखना पड़ेगा फिर से ठीक से। अगर सही होगा तो सही होगा, दोनों का, आपका भी और सेजल का भी। और दूसरा है गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राजपूत वंश के बीच हुआ था कन्नौज के लिए, ये इन्होंने लिखा है। देखो पहली बार किसी का मिला है तो ये आंसर बेस्ट होगा, लेकिन यहाँ थोड़ी कमी सी दिख रही। अगर ये सही हुआ तो ये भी आंसर बेस्ट माना जाएगा। इसमें प्रतिहार शासक विजयी हुए थे। ये आंसर अभी तक का जितना दोनों आंसर आया है, 2 नंबर पे आंसर जितने लोगों का आया उसमें सबसे अच्छा माना जा सकता है। ठीक है, अगला आंसर है कि 5 मार्च 1931 को गांधी की मांग हिंसा आरोपियों को छोड़कर बाकी सबको रिहाई के लिए था। ब्रिटिश मांग संविनय आंदोलन बंद करने का था। हाँ, ये आंसर तीसरा भी बेस्ट है। इन्होंने जो दिया है ये भी आंसर अच्छा है। जैन धर्म में मोक्ष का अर्थ सिद्धावस्था में शरीर का त्याग है, जो संलेखना भी से दिया जाता है। जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष का अर्थ है अस्तित्व की समाप्ति, जीवन मरण चक्र से ही मुक्ति, मतलब कि एकदम से ख़त्म कर लो, दोबारा वापस पृथ्वी पे नहीं आना है। ये हाँ, तो ये सही है, तर्क अच्छा दिया इन्होंने। दूसरे का आंसर देखते हैं कि गुजरात के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल शासक विजेता गुर्जर प्रतिहार लड़ाई की वजह कन्नौज पर आधिपत्य लेगा। तो ये भी बेस्ट आंसर है। अभी तक देखो 2 आंसर बेस्ट मिला। कन्नौज के लिए हुआ था, कौन कौन कहाँ से थे और लड़ाई किसके लिए हुई थी, ये आंसर ऐसे लिखना चाहिए था, सही है। तीसरा आंसर है कि 5 मार्च 1931 को दिल्ली पैक्ट हुआ था। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुए। ये हाँ सही है, ये भी समझौता हुआ था, तो तीसरा भी सही है आपका। यहाँ पे आपके तीनों आंसर सही हैं। ठीक है, एम के भाई का आंसर देखते हैं। इन्होंने कहा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच असमानता, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, जबकि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। तो सिंपल असमानता जो मैंने शुरू में ही बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ और दे देते तो और अच्छा था। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा एक पाल राजा थे धर्मपाल, प्रतिहार राजा वत्सराज थे, यही विजयी हुए थे। और तीसरा राष्ट्रकूट थे। लेकिन आपने बताया नहीं कि लड़ाई किसके लिए हुई थी, वो कन्नौज को भूल गए आप। और अगला आंसर है गांधी में समझौता 1931 को हुआ था 5 मार्च को, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी को रिहा कर दिया था। हाँ सही है, आंसर सही है। रविता पाल ने लिखा है गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शामिल करना और विभिन्न प्रकार के करों को हटाना। हाँ, ये समझौता तो हुआ था, कब हुआ था आपने लिखा नहीं। समझौता कब हुआ था ये भी तो बताना चाहिए था ना। किसके किसके बीच हुआ था, गांधी इरविन के बीच हुआ था, तो कब हुआ था, 5 मार्च 1931, तो आपने लिखा नहीं। ठीक है, दूसरे का आंसर दिया कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसमें कौन थे, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश हुआ था, जिसमें प्रतिहार जीते। हाँ, ये आंसर बेस्ट लिखा आपने, हमको लग रहा है पहली बार आप लिख रहे हो। तीसरे का आंसर, एक आंसर होता है जैन धर्म का प्रचार का मुख्य वैश्य जाति पर तक ही मानी जाती है, जबकि बौद्ध धर्म का जनसाधारण माना जाता है। ठीक है, यही आंसर सोनम ने भी लिखा है, ये पहला वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर आपके तीनों सही है। अगला आंसर है दीपिका जी का। इन्होंने लिखा है कि पहले का आंसर कि बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता। अगर ये सही होगा सबका सही हो जाएगा। जबकि जैन धर्म वनस्पति, पत्थर और जल में भी आत्मा अथवा जीव का निवास मानता है। ठीक है, अगर सही होगा तो ये आदेश का भी सही होगा और ये सतीश का भी, 2-3 लोगों ने लिखा है। इसको मैं हाँ से जल ने भी लिखा है, सही होगा। वैसे जहाँ तक लग रहा है जब लिख रहे हो सब तो सही होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरे का आंसर दिया है गुर्जर प्रतिहार वंश थे, राष्ट्रकूट थे और पाल थे। ठीक है, और विजय इन्होंने बताया है गुर्जर प्रतिहार थे। लेकिन एक चीज़ भूल गए कि लड़ाई किसके लिए हुई थी, कन्नौज के लिए हुई थी, जिसको कई लोग भूल गए, ये भी भूल गई। ठीक है, ध्यान रखिए, छोटी छोटी कमियाँ फिर पीछे कर देंगी आपको, थोड़ा ध्यान रखें। आगे के वीडियो पे क्वेश्चन, जब मैं जो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ उसको सुना करेंगे, क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है और क्या क्या चीज़ें हम बता सकते हैं उसमें कम शब्दों में। जितना बेस्ट बता सकते हो उतना अच्छी बात है। लड़ाई किसके लिए हो रही, कम से कम अगर उस क्षेत्र का नाम बता दो तो ज़्यादा सही था ना। तीसरे का आंसर दिया है कि 5/1931 को गांधी इरविन जी की मांग हिंसा अवरोधियों को छोड़कर मतलब हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी को छुड़ाने के लिए समझौता था। हाँ, तीसरा सही है आपका। और दूसरा भी कमी है थोड़ा सा, नहीं तो वो भी सही है और पहला भी सही है। ध्यान रखें, छोटी छोटी कमियां हैं। यहाँ भी आपने थोड़ा पूरा नहीं लिखा कि गांधी जी की मांग थी कि हिंसा के आरोपियों को छोड़ के बाकी और को रिहा करने का समझौता था। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो सही समझ में आ रहा है। यहाँ आपने कन्नौज नहीं लिखा, लिखना चाहिए था।
फिर भी कल की तुलना में आज आंसर काफ़ी सुधारा गया है, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन में थोड़ा कठिन दूंगा, तो जितने के भी आंसर मिले ज़रूर लिखिएगा। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं मिल रहा है तो किसी का नहीं मिल रहा छोड़ दें, किसी एक का नहीं मिल रहा है बाकी दो का मिल रहा है ज़रूर लिखिएगा। दो का ही लिखिए, एक का ही लिखिए, लेकिन लिखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को आंसर नहीं मिलेगा। और कोशिश करें कि आंसर लास्ट में ही लिखें। अच्छा ठीक है, जल्दी लिखें, जब भी आपका मन करे तभी लिख दें। चलिए क्वेश्चन अब थोड़ा कठिन होंगे तो थोड़ा अच्छे से सोच समझ के लिखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि कोई भी किसी के भरोसे अपना आंसर ना लिखे, क्योंकि किसी का आंसर सही होगा गलत होगा वो उसका निर्णय मैं लूँगा, ठीक है। अगर कोई किसी के भरोसे आंसर लिखेगा तो अगर उसका गलत हुआ तो आपका भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपनी ताकत पर, अपने ज्ञान पर भरोसा रखें, दूसरे के ज्ञान पर भरोसा कभी मत रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आपका एक शासक वाला हुआ था जो आप सब लोगों ने गुप्त गुप्त लिखा था और आंसर चोल वंश था ना। ध्यान रखा करें, अपने भरोसे पर आंसर लिखा करें। तो आज क्वेश्चन मैं भूगोल से दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और आंसर करिएगा। आपको क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है कि वैष्णो देवी, पहलगाम, कुरुक्षेत्र, धर्मशाला और सोनीपत ये स्थान है भारत में, ठीक है। क्या क्या है? वैष्णो देवी, पहलगाम, कुरुक्षेत्र, धर्मशाला और सोनीपत। इनको आपको क्या लगाना है? दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाना है। मतलब कि इनको क्रम में लगाइएगा, सबसे दक्षिण में कौन है, उससे उत्तर में कौन है, उससे उत्तर में कौन है, उससे उत्तर में कौन है, सबसे उत्तर में कौन है। दक्षिण से उत्तर मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है, क्योंकि ये भारत की मैप में ये स्थान है, ठीक है। और इसमें से किसी तीन की विशेषता बतानी है। मतलब वह स्थान एक क्रम में आप लगा दीजिएगा, सबसे दक्षिण, उसके बाद उससे उत्तर, उससे उत्तर, उससे उत्तर, उससे उत्तर, लास्ट में सबसे उत्तर वाला लिख दीजिएगा। फिर जिसको जिसको लिखिएगा उसकी एक एक विशेषता लिखिएगा, वह क्यों प्रसिद्ध है ना। लिख पाओगे? थोड़ा कोशिश करिए। विशेषता लिख दोगे तो बेस्ट आंसर माना जाएगा, और केवल क्रम में ही लगा दोगे तब भी आंसर माना जाएगा, लेकिन अगर विशेषता लिख दोगे तो और बेस्ट माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। विशेषता समझते हो, जैसे कि मैं एक बता देता हूँ। जैसे वैष्णो देवी, इनकी एक विशेषता क्या है कि ये कि धाम है, लोग यहाँ घूमने टहलने जाते हैं। ऐसे आप लिख सकते हो धार्मिक स्थल। जैसे आप लिखोगे कि जब क्रम में लगाने लोगे तो कहीं ना कहीं वैष्णो देवी को लिखोगे तो लिखिएगा वैष्णो देवी, उसके आगे क्वेश्चन लिखना धार्मिक स्थल, ठीक है। उसके बाद पहलगाम, वो जिस लिए प्रसिद्ध है उसका नाम लिख दीजिएगा। कुरुक्षेत्र, वो जिसके लिए प्रसिद्ध है उसके लिए लिख दीजिएगा। समझ में आया ना? ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। जोश का पठार, टाडेमाइट का पठार, एयर का पठार, कटंगा का पठार, ये आपको बताना है कि कहाँ पर है, मतलब किस महाद्वीप में है। और इनको आपको क्या लगाना है? दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाना है। क्लियर? कुछ नहीं करना, विशेषता नहीं बताना है आपको, केवल ये बताना है कि इस महाद्वीप में है सारे पठार और दक्षिण से उत्तर दिशा में इनको लगाना है। क्लियर है ना? दक्षिण से उत्तर मतलब सबसे दक्षिण में कौन है, उसके उत्तर में कौन है, उससे उत्तर में कौन है, उससे उत्तर में कौन है, ऐसे लिखना है। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एजियो सागर के पास कौन सा सागर है? एजियो सागर के पास कौन सा सागर है, और उस सागर और एजियो सागर के बीच कौन सी जलसंधि है? एजियो सागर के बगल में कौन सा सागर है और दोनों के बीच में कौन सी जलसंधि है, उस जलसंधि का नाम लिखना है। क्लियर है क्वेश्चन? तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आया होगा। हाँ, एक छोटा सा सॉन्ग सुनाते हैं, सुनिएगा, उसका आंसर जरूर लिखिएगा। कभी कभी एक सॉन्ग का भी आंसर लिखते चलिए, क्योंकि बराबर की स्थिति में काम देगा वो। सुन लिया आपने सॉन्ग, थोड़ा सा सुना होगे, तो इस मूवी का नाम बताना है, ठीक है। मिल जाए तो जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। चैनल पे पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।